अध्याय 51 एक बनाम एक खतरनाक आमने सामने की लड़ाई। तेज रफ्तार से हवा के अचानक तेज झोंके को अपनी पीठ की ओर आते हुए महसूस करते हुए बाइजेमिन को एक पल के लिए भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर ने उसके मस्तिष्क से पहले प्रतिक्रिया की थी। 180 डिग्री का मोड़ लेते हुए और अपनी तलवार को ऊंचा उठाते हुए बाइजेमिन के 85 स्ट्रेंथ पॉइंट पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि वह क्रूरता से नीचे की ओर फिसल गया, जैसे कि वह अपने दुश्मन को दो टुकड़ों में विभाजित करना चाहता हो। बजना। धातु से धातु के टकराने की आवाज जोर से गूंजी और बाइजेमिन को लगा कि उसका दाहिना हाथ थोड़ा सुन्न हो गया है। हालांकि इस समय उनकी ताकत का आंकड़ा कम नहीं था, इसलिए उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया गया। आखिरकार तुम बाहर आ गए, तुम बहुत ज़ोंबी हो। बाइजेमिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने अपने संभावित दुश्मन को देखा। दरअसल मिंग शुई शुई का वर्णन अभावपूर्ण लेकिन सटीक था। वह जानवर निस्संदेह एक ज़ोंबी था। हालांकि सामान्य ज़ोंबी या बाइजेमिन द्वारा अब तक सामना किए गए किसी भी अन्य ज़ोंबी के विपरीत इस ज़ोंबी की त्वचा पूरी तरह से गहरी नीली थी। ज़ोंबी की आंखें खुली हुई थीं और बाकी लाशों के विपरीत उसकी आंखों में हरे रंग की चमक से पता चल रहा था कि उसकी दृष्टि वहां थी, सामान्य लाशों के विपरीत जो कुछ भी नहीं देख सकते थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसका शरीर ऐसा लग रहा था बेहद फुर्तीला, और दो भुजाओं के बजाय उसके अंगों के रूप में दो अजीब तेज दिखने वाले तलवार जैसे ब्लेड थे। घबराओ! बाइजेमिन चिल्लाया, क्योंकि उसने अपने शरीर का पूरा वजन आगे की ओर दबाया और अपनी सारी ताकत उस तलवार पर लगाई जो ज़ोंबी के एक ब्लेड से टकरा गई थी। आश्चर्यजनक रूप से ज़ोंबी को कई कदम पीछे जाने के लिए मजबूर किया गया। इससे पता चला कि इसकी ताकत निस्संदेह बाइजेमिन से कमतर थी। ग्रर! ज़ोंबी के मुंह से एक अजीब सी घुरघुराहट निकली और अचानक उसका शरीर आगे की ओर झुक गया और उस जगह से गायब हो गया जहां वह एक क्षण पहले खड़ा था। तेज! यह ज़ोंबी अविश्वसनीय रूप से तेज था। बाइजेमिन की पुतलियां और भी अधिक फैल गईं और अपने दांत पीसते हुए वह तुरंत अपनी पूरी ताकत से दाहिनी ओर फिसल गया। बजना। टकराना। एक शक्तिशाली धात्विक ध्वनि के बाद ज़ोंबी, जो तेज था लेकिन स्पष्ट रूप से उसके पास विशेष रूप से उच्च शक्ति नहीं थी, उड़ गया और विरोधी दीवार से जोर से टकराया। हालांकि बाइजेमिन थोड़ा डरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यदि एड्रेनालाइन के बहिर्वाह को कुछ हद तक नियंत्रित करने और बढ़ाने के लिए उसके रक्त हेरफेर कौशल का उपयोग करने वाला उसका पहला प्रयोग नहीं होता, तो उसकी सामान्य प्रतिक्रियाएं उसके लिए पहले के हमले पर समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसका मतलब यह था कि वह अब तक मर चुका होता, सिर्फ एक व्यापार के बाद मृत। जिन प्राणियों ने आधिकारिक तौर पर विकास के पथ पर कदम रखा था, वे कितने डरावने थे। इससे भी अधिक ये ज़ोंबी, जिसे बाइजेमिन को अपने साथियों में से एक में बदलने के लिए केवल एक कट की आवश्यकता थी। बाइजेमिन ने उस अवसर का लाभ उठाया जब विकसित ज़ोंबी को उड़ान भरने के लिए भेजा गया और उसने अपने कौशल रक्त हेरफेर को सक्रिय किया। इस गलियारे में उसने जो खून फैलाया था वह अचानक 10 रक्त श्रृंखलाओं में बदल गया और उसके नियंत्रण में वे विकसित ज़ोंबी की ओर उड़ गए। विकसित ज़ोंबी की हरी आंखें ठंडी चमक उठीं और अजीब पैटर्न में आगे बढ़ने से पहले वह उछल पड़ा। अपनी गति के कारण जीव 6 रक्त श्रृंखलाओं से बचने में कामयाब रहा, लेकिन उनमें से 4 उसे इस हद तक घेरने में कामयाब रहे कि चाहे वह कहीं भी भागने की कोशिश करे, उसके लिए बचना असंभव होगा। हालांकि आगे जो हुआ वह कुछ ऐसा था जिसकी बाइजेमिन को उम्मीद नहीं थी। झपट्टा मारना। विकसित ज़ोंबी के शरीर से एक अजीब जादुई ऊर्जा निकली और एक अर्ध पारदर्शी रंगीन अवरोध, जिसका आकार अंडे के समान था, संक्रमित के शरीर को घेरे हुए था। जमीन पर गिरने से पहले 4 रक्त श्रृंखलाएं ऊर्जा अवरोध से टकराईं, जिससे धात्विक ध्वनियां उत्पन्न हुईं। क्या? बाइजेमिन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। हालांकि विकसित ज़ोंबी अचानक अपनी स्थिति से गायब हो गया और उसे यह सोचने का समय नहीं मिला कि अभी क्या हुआ था। धिक्कार है! बाइजेमिन तेजी से घूमी और अप्रत्याशित हमले से बचाव के लिए रक्षात्मक मुद्रा में अपनी तलवार उठाए। बजना। इस बार, क्योंकि वह आश्चर्यचकित रह गया था, बाइजेमिन को लगभग 5 मीटर पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके पैर फर्श पर सजे कालीन पर घसीटे गए थे। झपट्टा मारना। विकसित ज़ोंबी आगे बढ़ा और दोनों ब्लेड जैसी भुजाओं का उपयोग करके 2 बार काटा गया। बजना। बजना।
बाय जैमिन को रक्षात्मक मोड में मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसने जो कुछ हुआ था उसे संसाधित करने की कोशिश की। क्या इस विकसित ज़ोंबी का अर्जित कौशल उसके शरीर पर दो ब्लेड नहीं थे? बाय जेमिन अवाक रह गई और उसे फिर से कारण का एहसास हुआ कि लिलिथ ने उसे पहले क्यों बताया था कि वह ब्रह्मांड के इतिहास में उन कुछ प्राणियों में से एक था जो उच्च क्रम के दुश्मन को सफलतापूर्वक हराने और मारने में सक्षम था। ऐसे जीव बहुत ही भयावह थे। यदि प्रथम क्रम के विकसित प्राणी पहले से ही इतने शक्तिशाली थे, तो दूसरे क्रम के विकसित प्राणी कितने शक्तिशाली थे? इससे भी बदतर, लिलिथ कितना मजबूत था, और छठे क्रम के सभी अस्तित्व उसके जैसे हैं। अब जाकर बाय जेमिन को ये कारण समझ में आया कि लिलिथ जैसे लोगों ने उसके और उसके जैसे लोगों को अलग अलग श्रेणियों में क्यों विभाजित किया, निम्न अस्तित्व और उच्चतर अस्तित्व। उन दोनों के बीच का अंतर बस बहुत बड़ा था। चूंकि तुम्हारे पास वह विचित्र कौशल है, तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। बाय जेमिन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ गई। विकसित ज़ोंबी को उड़ते हुए भेजा गया और अपने पैरों पर छलांग लगाने से पहले कई मीटर तक जमीन पर लुढ़का दिया गया। हालांकि इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा पाता और अपनी भूतिया गति के साथ बाहर निकल पाता, बाय जेमिन पहले ही उसके सामने आ चुकी थी और फिर से हमला कर रही थी, जिससे विकसित ज़ोंबी को झटका रोकने के लिए अपनी दोनों ब्लेड जैसी भुजाओं को ऊपर उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। टकराना। फिर से विकसित ज़ोंबी को उड़ते हुए भेजा गया और इस बार उसका शरीर 20 मीटर दूर दीवार से टकराया, जिससे एक शक्तिशाली धमाका हुआ और इस प्रक्रिया में दीवार टूट गई। झपट्टा मारना। बाय जेमिन, जिसने विकसित ज़ोंबी को उड़ान भरने के तुरंत बाद तेज गति से दौड़ना शुरू कर दिया था, बिजली की गति से प्राणी के सामने आई और उसके सिर को काटने के इरादे से फिर से तिरछे वार किया। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। जब उसने अपने सामने ज़ोंबी की क्रूर आंखों को देखा तो उसकी आंखों में असीम ठंडक चमक उठी। अध्याय 52 मृत्यु नृत्य। टकराना। बाय जेमिन ने जुआनयुआन तलवार को इतनी ताकत से घुमाया था कि विकसित ज़ोंबी को वार से बचने के लिए एक्स आकार में दोनों अंगों को पार करते हुए एक घुटने पर झुकना पड़ा। यहां तक कि जबरदस्त टक्कर से जमीन भी थोड़ी दरक गई थी। लेकिन इतना ही नहीं हुआ। दरार। एक बहुत ही छोटी सी आवाज, जिस पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता, उस खामोश गलियारे के बीच में गूंजी, जहां दो प्राणी जीवित रहने और कुछ बेहतर बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। विकसित ज़ोंबी की हरी भरी आंखें धीरे से हिल गईं और जब उसने दोनों ब्लेडों पर दिखाई देने वाली छोटी सी दरार को देखा तो उसके मुंह से एक अजीब सी गुर्राहट निकल गई। जुआनयुआन तलवार कोई सामान्य दुर्लभ श्रेणी का खजाना नहीं था, यह एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना था जो चरम पर था। स्तर 40 से नीचे लगभग किसी भी रक्षा को भेदने की क्षमता और यहां तक कि एक बख्तरबंद वाहन को भेदने में सक्षम होने के कारण विकसित ज़ोंबी के दो ब्लेड भी इस तरह के हथियार द्वारा इतनी शक्ति से मारा जाने का सामना नहीं कर सके। अरे ज़ोंबी! बाय जेमिन ने थूका और बेहतर स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने शरीर को घुमाया और विकसित ज़ोंबी को पसलियों में लात मारी, जिससे वह 20 मीटर तक उड़ गया। विकसित ज़ोंबी फर्श पर तब तक लुढ़कता रहा जब तक कि वह विपरीत गलियारे की दीवार से नहीं टकरा गया। यदि यह कोई अन्य स्तर 21 का जीवित प्राणी होता जो इस ज़ोंबी का सामना करता, तो वह व्यक्ति निस्संदेह तुरंत मर जाता या संक्रमित हो जाता। हालांकि बाय जेमिन लगातार अपने से ताकतवर अस्तित्वों के खिलाफ लड़ रही थी और उन्हें हराने पर उसकी शक्तियों में एक निश्चित वृद्धि हुई, इसलिए उसकी वास्तविक ताकत किसी भी अन्य स्तर 21 की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके अलावा वर्तमान बाय जेमिन एक अजीब प्रभाव में थे जिसमें उनके कौशल रक्त हेरफेर के माध्यम से एड्रेनालाइन के तेजी से परिसंचरण के कारण उनकी सजगता और प्रतिक्रिया की गति सामान्य से कम 2 या 3 गुना अधिक बढ़ गई थी। यदि इनमें से केवल एक भी कारक मौजूद नहीं होता, तो बाय जेमिन पहले ही हार चुकी होती क्योंकि यद्यपि उसकी ताकत का आंकड़ा कम से कम 2 गुना था, उसकी चपलता कमतर थी, इसलिए उसके पास मारे जाने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। बजना। टकराना। धात्विक ध्वनि और विस्फोट पूरे गलियारों में गूंज उठे क्योंकि विकसित ज़ोंबी ने बाय जेमिन को अभिभूत करने के लिए अपनी बेहतर चपलता का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि जीव उसकी सजगता और प्रतिक्रिया की गति पर काबू पाने में विफल रहा, इसलिए उसकी तलवार से मिलने के बाद उसे हमेशा उड़ते हुए भेजा गया।
यह ज़ोंबी उस अजीब कौशल का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है जिसका उपयोग उसने पहले मेरे हमलों को रोकने के लिए किया था। विकसित ज़ोंबी से टकराते ही बाई जेमिन की भौहें सख्त हो गईं। विकसित ज़ोंबी के ब्लेडों में छोटी दरारें थीं जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक टक्कर के साथ व्यापक रूप से फैलने लगीं। हालांकि जानवर उस अजीब अवरोध का उपयोग नहीं कर रहा था जिसने रक्त श्रृंखलाओं को रोक दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अब इसका उपयोग नहीं किया जा सके? ऐसा विचार उनके दिमाग में कौंध गया और उन्होंने रक्त की कमी की चिंता किए बिना तुरंत अपने रक्त हेरफेर कौशल को फिर से सक्रिय कर दिया, क्योंकि अधिकांश गलियारों में रक्त फैलाकर उनकी पिछली तैयारियों ने उनके लिए सब कुछ आसान बना दिया था। झपट्टा मारना। 30 से अधिक मन अंक खर्च करने के बाद 6 विशाल रक्त भाले हवा में तैर गए और विकसित ज़ोंबी की ओर पूरी गति से गोली मार दी जो उड़ने के बाद खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि वह अजीब अवरोध फिर से प्रकट हुआ जिससे बाई जेमिन को निराशा हुई। उस कौशल की कमजोरी का पता चलने से पहले वह और अधिक मन बर्बाद करने को तैयार नहीं था। अंत में बाई जेमिन एक बार फिर विकसित ज़ोंबी के साथ मौत के भयंकर नृत्य में उलझ गई, जहां एक भी गलती से किसी की भी मौत हो सकती थी। धीरे धीरे प्राणी को चिन्हित कमरों में से एक में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया जहां योजना का अंतिम चरण होगा। आओ खेल में शामिल हो। चौथी मंजिल पर एक कमरे में बजना बजना बजना, टकराना 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 टकराना। कमरे के अंदर धातु से टकराने और फिर धमाकों की आवाज सुनी जा सकती थी। 4 दोस्त कमरे के कोने में बैठे थे, दरवाजे से जितना संभव हो सके दूर हट रहे थे और भयभीत आंखों से उसी दिशा में देख रहे थे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं लेकिन लड़ाई की आवाज अभी भी जारी है। लीना मच्छर की भनभनाहट की तरह धीरे से फुसफुसाए। दोस्तों का समूह इस उम्मीद में इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके पास इतनी ताकत होगी कि वह उन्हें इस नरक से बचा सके जिसमें वे बंद थे। हालांकि जो व्यक्ति इमारत में दाखिल हुआ था वह उस आदमी की तुलना में बहुत आगे निकल गया था जो कई बार अंदर घुस चुका था। कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि इस नए व्यक्ति को भी एक शक्तिशाली बाधा का सामना करना पड़ा था जिसने उसे इतने लंबे समय तक रोके रखा। ऐसा लगता है कि हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं, गांव मिन ने फुसफुसाते हुए उत्तर दिया और उसने दोनों हाथ एक साथ जोड़े और प्रार्थनाएं बुदबुदाने लगी। जिस क्षण सारी आशा गायब हो गई और कोई केवल अलौकिक चमत्कार की आशा कर सका, यहां तक कि सबसे कम विश्वास करने वाला व्यक्ति भी मोक्ष की तलाश में किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देगा। अगर इस व्यक्ति को भी जाने के लिए मजबूर किया गया, मुझे नहीं लगता कि मैं एक और दिन सहन कर सकती हूं। फैन वो अपने खूबसूरत चेहरे पर अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक सकी। वह पहले ही टूटने के बिंदु पर पहुंच चुकी थी और संभवतः 4 दोस्तों में से सबसे खराब थी। वो येजुन ने कड़ी भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में चिंता की झलक चमक उठी। वह उन 4 लड़कियों में से एकमात्र थी जिसने इमारत में घुसने वाले व्यक्ति को 1 सेकंड के लिए देखा था। इतना तेज आदमी भी रुकने को मजबूर हो गया। वो येजुन ने मन ही मन सोचा, भयभीत हो गया। यदि पलक झपकते ही कई दसियों मीटर की दूरी पार करने में सक्षम व्यक्ति को भी दूसरे पक्ष को हराने में सक्षम हुए बिना इतने लंबे समय तक लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि दुश्मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। केवल अब वो येजुन को एहसास हुआ कि वे कितने भाग्यशाली थे कि वे अब तक जीवित रहे और 6 दिनों में पहली बार वह इस जगह में बंद होने के लिए चुपचाप आभारी थी जिसे उसने पहले नरक कहा था। टकराना। जैसे ही 4 दोस्तों के समूह ने बाहर जो कुछ भी लड़ रहा था उसकी सुरक्षा और जीत के लिए प्रार्थना की, कमरे के दरवाजे पर अचानक एक इंसान की ऊंचाई के शरीर के साथ उड़ान भरी। आह! दरवाजा ढह गया। राक्षस! यह एक ज़ोंबी है। हे भगवान, ये खत्म हो गया। लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगीं और जहां से उन्हें पता नहीं था कि उनके पास ऊर्जा है, वे खड़ी हो गईं और दूसरे कोने की ओर दौड़ने लगीं जब उन्होंने नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी को लड़खड़ाते कदमों से अपने पैरों पर खड़ा होते देखा। ग्रर! विकसित ज़ोंबी ने अपना मुंह खोला और एक कदम आगे बढ़ने से पहले जानलेवा इरादे से भरी आंखों से उन्हें देखा। ज़ोंबी की हरी भरी आंखों को खून भरी निगाहों से घूरते हुए देखकर 4 लड़कियों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। झपट्टा मारना।
एक शक्तिशाली धातु धमाके से पहले चारों लड़कियों की आंखों के सामने एक छाया चमक उठी, जिससे उनके कान गूंज उठे। जब छाया को अजीब नीली चमड़ी वाले प्राणी की दो अजीब ब्लेड जैसी भुजाओं द्वारा रुकने के लिए मजबूर किया गया, तो अंततः उन्हें अपने जीवन के संभावित रक्षक की एक झलक मिल गई। अध्याय 53 एक सिक्के के दो पहलू। टकराना। जुबानुबान तलवार और विकसित ज़ोंबी के दो तेज ब्लेडों के बीच टक्कर के कारण हुई शॉकवेव से फर्श टूट गया और खिड़की के शीशे टूट गए। आखिरकार उस आदमी को देखकर जिसने महिला छात्रावास में घुसने की हिम्मत की थी और जिसने न जाने कितने खतरनाक प्राणियों को यहां तक पहुंचाया था, उसे देखकर चार दोस्तों का समूह इस बात से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वह वास्तव में 2 या 3 साल छोटा व्यक्ति था, खुद से ज्यादा। हालांकि सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि इस युवक के पास वास्तव में नीली त्वचा और हरी आंखों वाले उस ज़ोंबी जैसे अजीब और भयानक राक्षस के खिलाफ समान स्तर पर लड़ने की ताकत थी। नहीं, वास्तव में अभिव्यक्ति से उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसका पलड़ा भारी है। उस भयानक गति को याद करते हुए जिस गति से उसने गेट को पार किया था, और उस भयावह ताकत को याद करते हुए जो इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन को बिना छुए भी थोड़ा सा तोड़ सकती थी, वो यीजुन और उसके दोस्त आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। निस्संदेह चारों लड़कियों ने जो सबसे अधिक महसूस किया वह आशा थी, जीवित रहने की आशा, अंततः इस जेल से रिहा होने की आशा, जो स्वर्ग तो थी लेकिन साथ ही उनके लिए नरक भी थी। लेकिन वास्तव में इस लड़ाई में बाई जेमिन का पलड़ा भारी था, लगभग अपने दुश्मन पर भारी पड़ने की हद तक। क्या ये चीज थोड़ी कमजोर नहीं है? विकसित ज़ोंबी के खिलाफ तलवारें भिड़ाते समय बाई जेमिन अपनी सांसों के बीच ऐसे शब्द फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। उसने एक कोने में बैठे चार दोस्तों पर ध्यान नहीं दिया था, हालांकि उसे फिलहाल ये फायदा था कि एक चूक से उसका अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह प्राणी कमजोर है, वास्तव में वह ज़ोंबी बहुत मजबूत है, लिलिथ ने आलस्य से उत्तर दिया। यहां समस्या आप हैं। फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल को हराने के बाद आपकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। इसके अलावा विकसित अस्तित्वों के बीच शक्ति और प्रकार के साथ साथ युद्ध शैली में भी अंतर है। बाई जेमिन ने विकसित ज़ोंबी को लात मारने और उसे लगभग खिड़की से बाहर गिराने से पहले सिर हिलाया। आखिरकार वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था, अब उसे बस वहां एक पल इंतजार करना था। बेशक ऐसी चीज आसान नहीं थी क्योंकि विकसित ज़ोंबी लगातार घूम रहा था और अपनी चपलता से बाई जेमिन को सिरदर्द दे रहा था। इसके अलावा बाई जेमिन, लिलिथ की आवाज फिर से सुनाई दी। आपकी वर्तमान स्थिति, अपने शरीर के काम करने के तरीके में हेरफेर करने के परिणाम आपको भुगतने की संभावना है। बाई जेमिन पूछने ही वाली थी कि उन शब्दों से उसका क्या मतलब है जब अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह थोड़ा गुर्राया। उसके मुंह के कोने से खून की एक छोटी सी धार बह निकली, जिससे वह अवाक रह गया। आखिर यह है क्या? विकसित ज़ोंबी उस पर एक बार भी वार नहीं कर पाया था, अचानक उसका खून कैसे बह रहा था? इसके अलावा उसकी नसें अचानक बेहद गर्म महसूस होने लगी, जैसे खून की जगह उसके अंदर जलता हुआ लावा बह रहा हो। बताया तो। लिलिथ की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में चिंता की झलक झलकने लगी। आप वर्तमान में मानव शरीर विज्ञान के अपने प्राकृतिक ज्ञान और अपने रक्त हेरफेर कौशल के कारण एक सक्रिय कौशल बनाने के करीब हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आप अभी भी कुछ खो रहे हैं। आपको अपने रक्त को नियंत्रित करके अपनी नसों के माध्यम से दौड़ने वाले एड्रेनालाइन में हेरफेर करना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा दर्द और भी बदतर हो जाएगा और आपको गंभीर चोट लग सकती है। जबकि एड्रेनालाइन अधिकतर फायदेमंद था, ऐसा तब था जब ये सामान्य गति से बह रहा था और शरीर ऐसी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया कर सकता था। इतनी अधिक आत्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद बाई जेमिन का शरीर कई गुना बढ़ गया था, इसलिए जिस सामान्य गति से उनका एड्रेनालाइन स्वाभाविक रूप से चलता था वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना तेज था। हालांकि अपने स्वयं के रक्त में हेरफेर करके बाई जमीन ने उस गति को दोगुना करने पर मजबूर कर दिया था। बाई जेमिन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखें चमक उठीं और उनमें संकल्प का संकेत दिखाई दिया। यदि उसने अब अपने एड्रेनालाइन को रक्त प्रवाह के माध्यम से नियंत्रित करना बंद कर दिया है, तो वह एड्रेनालाइन जल्द ही गायब हो जाएगा, क्योंकि विकसित ज़ोंबी की पिटाई के बाद उसे जो शुरुआती डर महसूस हुआ था वह गायब हो गया था।
यदि वह पदार्थ जिसने उसकी सजगता और प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाया था, गायब हो गया, तो बाइजेमिन को विकसित ज़ोंबी के हमलों को रोकने में सक्षम होने का कोई भरोसा नहीं था। विकसित ज़ोंबी की गति वर्तमान बाइजेमिन के लिए बहुत अधिक थी और यदि वह इसके हमलों से अपना बचाव नहीं कर सका तो उसकी बेहतर ताकत बेकार थी। इसके अलावा उसका एक और मकसद था। बाइजेमिन ने लिलिथ की ओर तिरछी नजर से देखते हुए चुपचाप अंदर ही अंदर आह भरी। हर चीज के परिणाम होते थे और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनमें से कुछ को भुगतने को तैयार था। कभी कभी जिंदगी ऐसी ही होती थी, हानि और लाभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बीच महिला छात्रावास से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर एक इमारत में चेन हे और शांगुआन बिंगजू इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ी टूटी खिड़की के पास खड़े थे। चेन हे ने अपने बाएं हाथ से अपना धनुष पकड़ रखा था और शांगुआन बिंगजू द्वारा तैयार किए गए बर्फीले दांव को पकड़ने के लिए अपने दाहिने हाथ पर रबर के दस्ताने की एक जोड़ी पहन रखी थी। भले ही वह तापमान नियंत्रित कर रही थी, फिर भी ये देखा जा सकता था कि ठंड के कारण उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। बर्फ के खंभे से जुड़ी कार्बन फाइबर केबल खिड़की से बाहर गिर रही थी और कुछ मीटर दूर जमीन पर लियांग पेन को दोनों हाथों से केबल के दूसरे छोर को पकड़े हुए देखा जा सकता था। वे तीनों महिला छात्रावास की चौथी मंजिल की खिड़कियों को घूर रहे थे, जैसे कि बाइजेमिन ने कहा था कि वह ज़ोंबी को उन खिड़कियों में से एक में लुभाएगा, लेकिन यह बताना असंभव था कि वह कौन सी होगी। वहां पर शांगुआन बिंगजू ने अचानक कुछ अजीब देखा और चेन हे को स्थान बताने के लिए अपना प्राचीन हाथ उठाया। समझ गया। चेन हे ने सिर हिलाया और तुरंत बर्फ का दांव अपने धनुष पर रख दिया और उसने एक पेशेवर शूटिंग रुख अपनाया जिसका वह आदी हो गया था और वर्षों से इसमें निपुण हो गया था। आगे बढ़ने और लड़ने की तैयारी के लिए खिड़की से बाहर छलांग लगाने से पहले शांगुआन बिंगजू ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। हालांकि वह दूर से हमला कर सकती थी, उसका लक्ष्य जितना अधिक दूर था उसे हवा में अपनी बर्फ की रचनाओं को नियंत्रित करने में उतना ही अधिक समय लगता था, और इस तथ्य के कारण कि उसके पास टेलीकिनेसिस नहीं था, उसे मन की खगोलीय मात्रा खर्च करने की आवश्यकता थी। इसलिए उसके पास जितना संभव हो उतना करीब आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन हे की नजर एक पल के लिए लक्ष्य से भटक गई और उसने शांगुआन बिंगजू को देखा, जो हवा में तैर रही थी और एक अमर बर्फ परी की तरह मदरा रही थी। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से ध्यान केंद्रित किया। हिलना मत, उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। कई मीटर दूर उसकी दृष्टि रेखा में चेन वह अजीब नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी की पीठ को देख सकता था जैसा कि मिंग शुई शुई ने वर्णित किया था। वह बाइजेमिन के शरीर को लगातार चमकते हुए भी देख सकता था, जो एक कठिन लड़ाई में उलझा हुआ था जहां तलवारें लगातार टकरा रही थीं। तुम मुझे मिल गए, चेन हे ने फिर से किसी के लिए फुसफुसाया और धनुष की डोरी पर अपनी पकड़ छोड़ने से पहले उसकी आंखें ठंडी चमक उठीं। बर्फ का टुकड़ा एक तीर में बदल गया था जो आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से यात्रा कर रहा था और 1 या 2 सेकंड में ही वह अपने लक्ष्य को भेद चुका था। अध्याय 54 बोध। झपट्टा मारना। तेज हवा की भेदी आवाज बाइजेमिन के कानों तक उस पहले क्षण से पहुंची जब बर्फ का खंभा धनुष की प्रत्यंचा से छूटा था। तुरंत और बिना किसी देरी के उसने अपनी पूरी ताकत से विकसित ज़ोंबी के ब्लेड को नीचे दबा दिया। पिछली बार की तरह इसे उड़ने देने के बजाय इस बार उसका लक्ष्य इसे हिलने की अनुमति दिए बिना मजबूती से अपनी जगह पर बनाए रखने की पूरी कोशिश करना था। तीर के रूप में इस्तेमाल किया गया बर्फ का टुकड़ा विकसित ज़ोंबी की पीठ पर जोर से लगा और आसानी से उसके शरीर के आर पार चला गया जब तक कि टिप छाती क्षेत्र में नहीं फैल गई। गर्जन। एक घायल शेर के समान एक अजीब सी दहाड़ विकसित ज़ोंबी के मुंह से निकली जब उसकी हरी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने शरीर को छेदने वाली अजीब वस्तु से खुद को मुक्त करने की कोशिश में पागलों की तरह संघर्ष करने लगा। दुर्भाग्य से जानवर के लिए शांगुआन बिंगजू द्वारा बनाई गई बर्फ की हिस्सेदारी को इस तरह से आकार दिया गया था कि मांस को छेदना आसान हो गया था, लेकिन विपरीत दिशा में उभरी हुई छोटी तेज स्पाइक्स के कारण बाहर निकलना बेहद मुश्किल था। यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में मौत के खतरे में हो सकता है, विकसित ज़ोंबी भागने की कोशिश में पागलों की तरह संघर्ष करने लगा। सड़ते मांस और सूखे खून की गंध ने बाइजेमिन के नथुनों पर हमला कर दिया। जाहिर है, विकसित ज़ोंबी पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे अन्य प्राणियों और अन्य मनुष्यों का आनंद ले रहा था।
हालांकि गंध गंदी थी, उसने अपने दांत पीस लिए और ज़ोंबी को खिड़की के क्षेत्र में मजबूती से पकड़ने के लिए सांस रोक ली ताकि वह बाहर न निकल सके। शांगरुआन बिंग जू का बर्फ कौशल बेहद शक्तिशाली और अद्भुत है, लेकिन चेन ही की निशानेबाजी वास्तव में बहुत बढ़िया है, ये देखते हुए कि वह इस बर्फ के हिस्से को शूट करने के लिए केवल एक सामान्य धनुष का उपयोग कर रहा था। बाई जेमिन ने चुपचाप सोचा। लियांग पेंग, केबल खींचो अपनी पूरी ताकत से। बाई जमीन जोर से चिल्लाए। छात्रावास में लड़कियां हैरान थीं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह युवक अकेला नहीं था, क्योंकि फर्श से एक गहरी आवाज हर जगह गूंज रही थी। मैं कर रहा हूं। इसके तुरंत बाद इमारत के बाहर से युद्ध की गर्जना के साथ विकसित ज़ोंबी अचानक दर्द से चिल्लाने लगा। बर्फ का टुकड़ा मजबूती से उसके मांस में फंस गया, जिससे बहुत अधिक जोर से मारा गया और कार्बन फाइबर केबल के जोर से खींचने से जीव के शरीर के अंदर का हिस्सा फट गया। लियांग पेंग द्वारा इस्तेमाल की गई महान ताकत के कारण विकसित ज़ोंबी चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर उड़ गया और जमीन की ओर गिरने लगा। तुम लड़कियां दरवाजे से दूर रहो और यहीं इंतजार करो। बिना पीछे देखे बाई जेमिन ने ये शब्द कहे और खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक पैर का इस्तेमाल करते हुए खिड़की से बाहर कूद गई। चार दोस्तों के समूह ने एक दूसरे को देखा और तेजी से बिस्तरों को दरवाजे की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि खतरनाक क्षणों में समय बर्बाद हो सके, जहां से उन्हें ताकत मिल रही थी, जहां उन्हें नहीं पता था कि अच्छे भोजन के बिना इतने दिनों के बाद उन्हें यह मिला है। इमारत के बाहर जा। लियांग पेंग अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया, क्योंकि उसके शरीर की मांसपेशियां अपने सामान्य आकार से दोगुनी हो गईं। भाड़ में जाओ। नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी को अपनी ओर गिरते हुए देखकर लियांग पेंग ने अपना विशाल हथौड़ा उठाया और उसे अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर घुमाने से पहले अपने शरीर के पीछे घुमाया। उपयोग की गई ताकत की मात्रा के कारण आसपास की हवा में विस्फोट होता दिख रहा था, और क्योंकि विकसित ज़ोंबी हवा के बीच में दर्द से छटपटा रहा था और अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ था, इसलिए उसके पास चकमा देने का कोई मौका नहीं था। टकराना। संक्रमित पर जोरदार प्रहार किया गया और उसका शरीर, जो एक घुमावदार रेखा में गिर रहा था, एक सीधी रेखा में उड़ता हुआ भेजा गया, जैसे कि वह कोई उल्कापिंड हो। टकराना। ज़ोंबी का शरीर पास की इमारत की दीवार से जोर से टकराया और मलबे का ढेर उस पर गिर गया। ओह, अंत में यह उतना नहीं था, है ना? लियांग पेंग ने शांगरुआन बिंग जू की ओर देखा, जो कई मीटर दूर था और आराम कर रहा था। अपने हथौड़े के शक्तिशाली प्रहार के साथ उसने जो ताकत इस्तेमाल की थी, वह पूरे घर को ढहाने के लिए पर्याप्त थी। लियांग पेंग को विश्वास नहीं हुआ कि एक प्राणी जिसका शरीर छड़ी जितना पतला था, इतना झटका लगने के बाद भी जीवित रह सकता है। मंदबुद्धि। यह अभी तक मरा नहीं। बाई जेमिन जमीन पर गिरने के बाद चिल्लाए और तुरंत पूरी गति से दौड़ पड़ी। झपट्टा मारना। अचानक धूल का गुबार पूरी तरह से खुल गया और मलबा बिजली की गति से अनगिनत टुकड़ों में कट गया। इससे पहले कि लियांग पेंग प्रतिक्रिया दे पाता, विकसित ज़ोंबी ने आगे बढ़कर अपना ब्लेड उठाया और तेजी से नीचे की ओर मारा। लियांग पेंग का चेहरा कार्टून भूत की तरह सफेद हो गया। खून से लथपथ उन आंखों को जानलेवा इरादे से घूरते हुए देखकर लियांग पेंग ने आखिरी बार सोचा था कि उसका जीवन खत्म हो गया है। वास्तव में ये होना चाहिए था। सौभाग्य से उसके लिए शांगरुआन बिंग जू को विश्वास नहीं था कि विशाल हाथी बीटल के समान स्तर का प्राणी इतनी आसानी से मर जाएगा, भले ही उसके तर्क ने उसे बताया कि इतने शक्तिशाली हमले से बचना असंभव था। बर्फ की दीवार। शांगरुआन बिंग जू की तेज आवाज गूंजी और 1 सेकंड से भी कम समय के बाद लियांग पेंग के सामने बर्फ की 1 मीटर मोटी दीवार दिखाई दी, जो उसे जानलेवा हमले से निपटने से ठीक पहले विकसित ज़ोंबी से अलग कर रही थी। जैसे ही विकसित ज़ोंबी का ब्लेड बर्फ की मोटी दीवार से कट गया, जैसे कि वह नर्म पतली कपास से बना हो, एक फाड़ने वाली आवाज आसपास की सभी इमारतों में गूंज उठी। बर्फ की गोलियां। जब शांगरुआन बिंग जू ने देखा कि उसकी रक्षात्मक दीवार को कितनी आसानी से गिरा दिया गया है, तो वह अपनी अभिव्यक्ति बदलने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए, अपने वर्तमान मन का 1/4 हिस्सा बर्फ की 20 छोटी गोलियां बनाने और उन्हें आगे लॉन्च करने में खर्च कर दिया। बर्फ की गोलियां असली गोलियों की तरह लग रही थी, क्योंकि वे ऐसी गति से चल रही थी जिन्हें नग्न आंखों से ट्रैक करना मुश्किल था।
हालांकि शांगगुआन बिंग जू के अविश्वास के कारण विकसित ज़ोंबी की हरी आंखें चमक उठीं और गोलियों को उसी अजीब ऊर्जा अवरोध द्वारा विक्षेपित कर दिया गया जिसने बाई जेमिन की रक्त श्रृंखलाओं और रक्त भाले को रोक दिया था। अजीब अवरोध से टकराने वाली बर्फ की गोलियों की आवाज स्टील की प्लेट से टकराने वाले छोटे धातु के गोले के समान थी और 1 सेकंड बाद सभी बर्फ की गोलियां जमीन में पिघल गईं। झकझोरना, झकझोरना, झकझोरना। हवा का झोंका आया और विकसित ज़ोंबी ने अपने एकमात्र अक्षुण्ण ब्लेड से काटना शुरू करने से पहले तेजी से अपना शरीर घुमाया क्योंकि उनमें से एक को बाई जेमिन के लगातार हमलों और लियांग पेन के हथौड़े से किए गए शक्तिशाली अंतिम प्रहार से नष्ट कर दिया गया था। 1 सेकंड से भी कम समय में जीव 3 अलग अलग कट लगाने में कामयाब हो गया, जिससे पता चला कि भले ही वह घायल हो गया था, फिर भी उसकी गति हमेशा की तरह डरावनी और भयानक थी। बजना, बजना, बजना। 3 धात्विक ध्वनियों के बाद 3 तीर विकसित ज़ोंबी से निकट दूरी पर जमीन पर गिरे। विकसित ज़ोंबी ने दूर की इमारत की ओर देखा और उसकी आंखें अशुभ रूप से चमक उठी क्योंकि उसने चेन्ही को देखा, जो अपने सामने ज़ोंबी द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखकर दंग रह गया। वास्तव में ये केवल चेन्ही ही नहीं था। शांगगुआन बिंग जू और लियांग पेंग ये जानकर हैरान और भयभीत हो गए कि बाई जेमिन ने पहले इस प्राणी से लड़ने से इनकार क्यों किया था। क्या ये प्रथम श्रेणी के प्राणी की शक्ति थी? नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी की शक्ति बहुत मजबूत थी। केवल 2 सेकंड में इसने उन्हें ये साबित करने के लिए पर्याप्त शक्ति दिखा दी कि वास्तव में इसे कोई नहीं रोक सकता। अध्याय 55 युद्ध खत्म हो गया और कर्ज चुकता हो गया। शांगगुआन बिंग जू, लियांग पेंग और चेन हे का नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी के खिलाफ टकराव संक्षिप्त था, कुल मिलाकर केवल 2 या 3 सेकंड। हालांकि वे 2 या 3 सेकंड उनमें से प्रत्येक के लिए यह एहसास करने के लिए पर्याप्त थे कि उनके सामने दुश्मन कितना मजबूत था। वास्तव में केवल लियांग पेंग ही एक बार अजीब ज़ोंबी को सफलतापूर्वक मारने में कामयाब रहा था और वह ऐसा करने में कामयाब होने का एकमात्र कारण ये था कि ज़ोंबी हवा में खुद का बचाव करने में असमर्थ था और भारी मात्रा में दर्द सह रहा था। ये केवल कुछ सेकंड ही हुआ था, लेकिन उस छोटे और दुर्लभ समय के दौरान समूह के सबसे मजबूत विकसित सेनानियों में से एक का जीवन नष्ट होने के करीब था। बहुत मजबूत और बहुत भयानक। यह उन तीनों का सामान्य विचार था। झपट्टा मारना। नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी ने बाई जेमिन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। जाहिर है, संक्रमित प्राणी को पता था कि उसका सामना करने से वह खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। क्या इस लानत प्राणी के पास पहले से ही बुनियादी स्तर की बुद्धि है? बाई जेमिन को लगा कि रातों में हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा में इतने तेज ज़ोंबी के बारे में सोचकर उसकी खोपड़ी खड़ी हो गई है। इसे रोकें। हम इसे अपने से दूर जाने नहीं दे सकते। बाई जेमिन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। हालांकि उसके पास अभी भी स्टेटस पॉइंट मुफ्त थे और वह उन्हें किसी भी समय चपलता में जोड़ सकता था। जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो, वह उन्हें इतनी लापरवाही से बर्बाद करने को तैयार नहीं था। विकसित ज़ोंबी जो भागने की कोशिश कर रहा था वह उस दिशा में भाग रहा था जहां शांगगुआन बिंग जू था, इसलिए जब वह उसके सामने आया और उसे रास्ता रोकते देखा तो प्राणी अजीब तरह से चिल्लाया और अपने ब्लेड से नीचे की ओर कट गया। ज़ोंबी के इरादों को देखकर चेन हे का चेहरा पीला पड़ गया और उसके पैर कमजोर हो गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पास न केवल प्रतिक्रिया करने का समय था बल्कि वह देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके प्रियजन का जीवन खतरे में था। यहाँ तक कि बाई जेमिन जो समूह में सबसे तेज थी, उसके पास इतने कम समय में इतनी बड़ी दूरी तय करने की क्षमता नहीं थी क्योंकि उसे कम से कम 1 या 2 सेकंड की आवश्यकता होती। लेकिन सभी ने जो देखा वह शांगगुआन बिंग जू के खूबसूरत शरीर को 2 हिस्सों में काटा जाना नहीं था। बजना। धातु से धातु के टकराने की आवाज के बाद सभी ने बर्फ की सुंदरता को अपने सिर के स्तर तक एक छोटा घुमावदार खंजर उठाते हुए देखा। विकसित ज़ोंबी का ब्लेड बड़ा था, लेकिन शांगगुआन बिंग जू ने वास्तव में उसके हमले को रोकने के लिए इतने छोटे ब्लेड वाले हथियार का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा खंजर पर उसकी पकड़ और उसके चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति से यहाँ तक कि एक मूर्ख भी बता सकता है कि यह भाग्य नहीं था और वह निश्चित रूप से करीबी लड़ाई में कुशल एक प्रशिक्षित व्यक्ति थी। उत्तम। शांगगुआन बिंग जू, इसे वहीं पकड़ो। बाई जेमिन जोर से प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी।
अगले ही पल में वह ज़ोंबी की पीठ तक पहुंच गया और तिरछा वार करने से पहले तेजी से अपनी तलवार ऊंची उठाए। विकसित ज़ोंबी ने बाई जेमिन के हमले को रोकने के लिए घूमने की कोशिश की, लेकिन शांगुआन बिन जू ने उसे वह करने की अनुमति नहीं दी जो वह चाहता था। उसने अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया और ज़ोंबी को अपनी जगह पर खड़े होने के लिए बाध्य करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ज़ोंबी की ताकत विशेष रूप से अधिक नहीं होने के कारण उसे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया गया और ऐसा लग रहा था कि वह करीबी लड़ाई में अपनी जमीन पर टिकने में सक्षम होगी। आखिरी पल में और अपना सिर खोने से ठीक पहले विकसित ज़ोंबी ने अपने शरीर को एक अजीब कोण पर झुकाया, जिससे बाई जेमिन का स्लैश चूक गया। हालांकि जीव किसी भी तरह से अछूता नहीं था। चिल्लाओ! विकसित ज़ोंबी के मुंह से एक ऊंची आवाज वाली चीख अनियंत्रित रूप से निकल गई। उसका बायां हाथ उसकी पसलियों के एक हिस्से सहित पूरी तरह से कट गया था। खून एक अंतहीन फव्वारे की तरह बाहर निकलना शुरू हो गया था और विकृत अभिव्यक्ति से ये स्पष्ट था कि सामान्य लाश के विपरीत जो दर्द या मौत से नहीं डरते थे, ये लाश भारी मात्रा में दर्द महसूस कर सकती थी। शांगुआन बिन जू ने उस समय अवसर का लाभ उठाया जब विकसित ज़ोंबी दर्द से कराह रही थी और उसने अपने खाली हाथ से बर्फ की तलवार बनाने के लिए अपने पूरे मन का उपयोग किया। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया और उससे लगा कि उसकी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। फिर भी उसने अपने होठों को काटा जिससे उनमें खून बहने लगा और चाकू आगे की ओर चला गया। उसके पूरे मन से बनाई गई बर्फ की तलवार ने विकसित ज़ोंबी के शरीर को आसानी से छेद दिया। प्राणी का पेट अंदर से बाहर तक जमने से पहले ही फट गया, जिससे उसकी गतिविधियों में अत्यधिक बाधा उत्पन्न हुई। जानवर आजाद होने की कोशिश में भयंकर दहाड़ता रहा, लेकिन वह उसकी आखिरी लड़ाई थी। बाई जेमिन ने अपने पिछले हमले की गति का उपयोग करते हुए एक पूर्ण मोड़ बनाया और एक क्षैतिज स्लैश बनाया। इस बार शांगुआन बिन जू के समर्थन के लिए धन्यवाद। विकसित ज़ोंबी के पास हमले से बचने की न तो क्षमता थी और न ही भाग्य। जोर से जमीन पर गिरने और 2 या 3 बार लुढ़कने से पहले ज़ोंबी का सिर आसमान की ओर उछला। इसके तुरंत बाद अब बिना सिर वाले विकसित ज़ोंबी का शरीर किनारे पर गिर गया और गहरे रंग का खून अनियंत्रित रूप से बाहर निकलने लगा, जिससे कुछ ही सेकंड में जमीन पूरी तरह से खराब हो गई। ज़ोंबी के शरीर से ऊर्जा के 4 गोले निकले और प्रत्येक गोला प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया। चेन हे और लियांग पेंग समान थे। शांगुआन बिन जू लगभग 2 या 3 गुना अधिक चमकीला था और बाई जेमिन का उनसे कई गुना अधिक चमकीला था। चेन हे ने अंततः राहत की सांस ली और उसका दिल जो उसके मुंह से बाहर निकलने वाला था, शांत हो गया। लियांग पेंग अभी भी जमे हुए थे, जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। यह इस बात पर विचार करते हुए भी स्वाभाविक था कि पूरी लड़ाई 5 सेकंड से भी कम समय तक चली थी और यदि उनकी पार्टी के सदस्यों ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उनका जीवन समाप्त होने से एक बाल दूर था। शांगुआन बिन जू अभी भी युद्ध की स्थिति में लग रही थी क्योंकि वह अभी भी अपने हाथों में खंजर को कसकर पकड़े हुए थी। ये खंजर बिल्कुल सामान्य श्रेणी का खजाना था जो बाई जेमिन ने उसे पहले दिया था। जब वह खुली आंखों से आगे देखती थी तो उसकी उदार छाती ऊपर उठती और गिरती रहती थी और उसके बीमार पीले चेहरे ने उसे बेहद दयनीय बना दिया था। दूसरी ओर बाई जेमिन अंततः अपनी तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम देने में कामयाब रही और उसने चुपचाप राहत की सांस ली। हालांकि यह सच था कि पूरी लड़ाई के दौरान वह श्रेष्ठ था, वास्तविकता ये थी कि उसका जीवन हमेशा खतरे में था क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी भी गलती का मतलब अंतिम मृत्यु था। खांसी। अपने रक्त हेरफेर कौशल को निष्क्रिय करने और अपने स्वयं के रक्त प्रवाह में हेरफेर करना बंद करने के बाद बाई जेमिन ने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और ताज़ा खून का एक कौर अपनी हथेली पर थूक दिया। अरे! शांगुआन बिन जू अंततः जाग गया और उसे एहसास हुआ कि जीत उनकी थी। हालांकि उसकी उंगलियों की सीवन से नीचे बहती खून की बूंदों को देखकर वह अपनी आंखों को थोड़ा चौड़ा होने से नहीं रोक सकी। बाई जेमिन ने अपनी रक्त वाहिकाओं के लगातार हिलने के दर्द को सहन करने के प्रयास में अपने दांत पीस लिए और शांगुआन बिन जू को शांत आंखों से देखा। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपनी गहरी आंखों को उसकी नीली आंखों में टिकाते हुए शांति से कहा, अब आप और मैं बराबर हैं। मुझे अब आपका कुछ भी देना नहीं है। अध्याय 56 अतीत और वर्तमान के बीच अंतर। क्षमा करें, मैंने आपकी बात नहीं सुनी।
शांगुआन बिन जू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली और थोड़ा आगे की ओर झुक गईं। वह ऐसा दिखावा नहीं कर रही थी कि उसने कुछ नहीं सुना, समस्या ये थी कि उसने सचमुच कुछ नहीं सुना था। चूंकि बाई जैमिन ने बहुत धीमी आवाज में बात की थी क्योंकि उसे दर्द महसूस हो रहा था और क्योंकि शांगुआन बिन जू खुद एक ही बार में अपना सारा मन खो देने के परिणामस्वरूप मानसिक थकावट का अनुभव कर रही थी, इसलिए ऐसा हुआ कि वहां था एक व्यक्ति क्या व्यक्त करना चाहता था और दूसरा क्या सुनना चाहता था, इसमें एक चूक। बाई जेमिन ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसकी ओर देखा और शांति से कहा, ये कुछ भी नहीं है। वैसे भी उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। वह शायद पहले से ही यह जानती थी कि वह कितनी होशियार थी। वैसे क्या तुम ठीक हो? शांगुआन बिन जू ने पिछले मामले को जारी नहीं रखा और इसके बजाय अपने हाथ से टपकते खून को देखा और इशारा किया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बाई जेमिन ने अपना हाथ लहराया और उसके साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। वास्तव में उस दर्द को छोड़कर जो उसे अपनी रक्तवाहिकाओं से महसूस हो रहा था, जब तक वह सावधान रहता है और 1 या 2 दिन के लिए अपने रक्त प्रवाह को मजबूर नहीं करता है, उसे ठीक होना चाहिए। अच्छा ऐसा है। शांगुआन बिन जू ने सिर हिलाया और कोई और प्रश्न नहीं पूछा। अरे तुम दोनों। चेन हे उसी क्षण आगे बढ़ा और उन दोनों की ओर देखा। क्या तुम दोनों ठीक हो? बाई जैमिन ने उसकी ओर देखा और ये देखकर कि उसकी नजर शांगुआन बिन जू पर टिकी हुई थी, हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि चेन हे उन दोनों से पूछ रहा था, वह विनम्रता और इस तथ्य के कारण ऐसा कर रहा था कि वे सभी एक टीम थे। लेकिन बाई जेमिन देख सकती थी कि सुंदर विशेषज्ञ तीरंदाज की असली चिंता सफेद कपड़े पहने बर्फीली सुंदरता थी। मेरे मन को खत्म करने के अलावा मेरे साथ कोई समस्या नहीं है। शांगुआन बिन जू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बाई जेमिन के हाथ पर लगे लाल खून को फिर से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं भी ठीक हूँ। बाई जेमिन ने वही उत्तर दिया और अपना ध्यान उनसे हटाकर लियांग पेन की ओर देखा। अरे बड़े लड़के, क्या तुम ठीक हो? लियांग पेन, जो जमे हुए की तरह चुपचाप खड़ा था, बाई जेमिन के शब्दों पर जागता हुआ प्रतीत हुआ। शांगुआन बिन जू को जटिल नजर से देखने से पहले उसने सभी को देखा। अंत में हथौड़ा चलाने वाले ने आह भरी और बिना कुछ कहे चला गया। जाहिरा तौर पर पिछली लड़ाई उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य थी, और भी अधिक ये देखते हुए कि वह मरने के कितने करीब आ गया था और विकसित ज़ोंबी के सामने कितना असहाय था। स्थान पर सन्नाटा छा गया, मानो तीनों अपने अपने विचारों में डूबे हुए हों। अंत में अनंत काल की अजीबता की तरह लगने के बाद चेन हे ने बाई जेमिन की ओर देखा, जो लापरवाही से वहां खड़ी थी जैसे कि कुछ विचार कर रही हो, और पूछा, बाई जेमिन, पहले से विशाल बीटल, क्या आपने वास्तव में इसे अकेले ही हराया था? हाँ। हालांकि तब ये कठिन था। वह भरिंग अधिक शक्तिशाली था और मैं उस समय कमजोर था। बाई जेमिन ने उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हल्के से उत्तर दिया। वह दीवार के सहारे झुक गया और अपने रेटिना में हरे अक्षरों वाले संदेशों को पढ़ने लगा, जिन्हें उसके अलावा कोई नहीं देख सकता था। उसके आकस्मिक शब्दों को सुनकर, ये जानते हुए कि विशाल हाथी बीटल जमीन पर क्षत विक्षत लाश से भी अधिक भयानक था, और 3 दिन पहले बाई जेमिन की दयनीय स्थिति को याद करते हुए, चेन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भरने लगा और उसकी आंखों में कड़वाहट की झलक चमक उठी। और ईर्ष्या। चेन ही की बचपन से ही एक उत्कृष्ट प्रतिभा के रूप में प्रशंसा की गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ग्रेड, खेल, रवैया, व्यक्तित्व, उपस्थिति, स्थिति थी। चेन उसके पास मूल रूप से ये सब था। सोल रिकॉर्ड ग्रह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले चेन हे को ये भी नहीं पता था कि इस दुनिया में बाई जेमिन नाम का कोई व्यक्ति था। लेकिन ये स्वाभाविक भी था, आखिरकार बाई जेमिन नाम का शख्स कुछ खास नहीं था। एक तीसरे वर्ष का छात्र, जिसे इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मुश्किल से आवश्यक ग्रेड प्राप्त हुए थे, एक मध्यमवर्गीय परिवार से, एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का एक कर्मचारी जो एक लोहार की दुकान के रूप में भी काम करता था और जिसकी उपस्थिति बिल्कुल औसत थी। बाई जेमिन के पास भी कोई नहीं था, जबकि चेन वह हमेशा चंद्रमा के चारों ओर सितारों की तरह सभी प्रकार के लोगों से घिरा हुआ था। दोनों के बीच अंतर बेहद कम था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी जितना बड़ा। लेकिन अब क्या होगा?
सोल रिकॉर्ड के इस दुनिया में आने के बाद चेन हे को एहसास हुआ कि उनकी उपस्थिति और उनकी पृष्ठभूमि को छोड़कर उन्हें अभी भी नहीं पता था कि यह अस्तित्व में रहेगा या नहीं। बाई जेमिन अत्यधिक श्रेष्ठ थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वह पहले से ही जानता था, लेकिन अनजाने में अनदेखा कर दिया या स्वीकार नहीं करना चाहता था। हालांकि कियाओ लॉन के खिलाफ आज की लड़ाई के बाद और विकसित ज़ोबी के खिलाफ अंतिम लड़ाई के बाद चेन हे ने अंततः वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। ये दुनिया सचमुच बदल गई थी और अतीत बस वैसा ही था, अतीत। शांगगुआन बिन जू ने अपने बचपन के दोस्त की ओर देखा, जो कड़वा और उदास लग रहा था, लेकिन साथ ही एक राहत महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। अंत में उसने पहली बात जो उसके मन में आई वह कही, चेन हे। वह एक अच्छा शॉट था। उसने कई सेकंड तक उसे देखा, उसके चेहरे के हर इंच की सराहना की, जैसे कि हर विवरण को अपनी स्मृति में जला रहा हो। अंत में वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये था कहने के लिए और कुछ न होने पर शांगगुआन बिन जू ने बाई जेमिन की ओर देखा और भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उसने देखा कि वह अभी भी परिवेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह उन दोनों के अस्तित्व के बारे में भूल गया है, जैसा कि वह वर्तमान में लग रहा था अपने आप से धीमी आवाज में बात करना। क्या ये व्यक्ति पागल हो गया था? शांगगुआन बिन जू मदद नहीं कर सकी, लेकिन जबरन उसे दूर करने से पहले उस विचार को अपने दिमाग में आने दिया। अंत में उसने फिर से उसकी ओर देखने से पहले ज़ोबी लाश के पास के गहनों को देखा। बाई जेमिन, क्या तुम सच में ठीक हो? ओह! बाई जेमिन ने पलकें झपकाईं और दोनों लोगों की ओर एकटक देखा। वह स्वाभाविक रूप से पागल नहीं हुआ था। ये सिर्फ इतना था कि वह वर्तमान में लिलिथ के साथ एक छोटी सी बातचीत कर रहा था कि आगे क्या करना है, और वह इतना गुप्त रूप से उत्साहित था कि वह शांगगुआन बिन जू और चेन हे के अस्तित्व के बारे में भूल गया। वास्तव में वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात भी भूल गया था। शांगगुआन बिन जू ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और उसके भ्रमित चेहरे को देखकर वह मदद नहीं कर सकी और अपना सिर हिला दिया। आखिर में उसने जमीन की ओर इशारा करके उदासीन स्वर में कहा, हम इन चीजों का क्या करेंगे? मेरा मतलब बंटवारे से है। बाई जेमिन ने शांगगुआन बिन जू द्वारा बताए गए स्थान को देखा और जमीन पर पड़े चमकते आभूषणों को देखकर लगभग जोर से चिल्लाने जैसा महसूस हुआ। सामान्य ग्रेड खजाने के बराबर एक लाल गोला, दुर्लभ ग्रेड खजाने के बराबर एक नारंगी गोला और जादुई ग्रेड खजाने के बराबर एक पीला गोला। 3 आभूषण जिनमें खजाना था। अध्याय 57 उत्परिवर्ती पौधा भाग 1। चूंकि लियांग पेंग थोड़ा निराश होकर चला गया था और जाहिर तौर पर उसके पास सोचने के लिए बहुत सी बातें थीं, इसलिए वहां केवल 3 लोग बचे थे, ठीक उसी मात्रा में आभूषण जो विकसित ज़ोबी ने इस बार गिराए थे। इससे चीजें आसान हो गईं, क्योंकि अन्यथा लूट का वितरण शुरू करना मुश्किल होता। हालांकि यह संभावना थी कि लियांग पेन कम ऋणग्रस्त महसूस करने के लिए अपना हिस्सा छोड़ देंगे, लेकिन यह भी निश्चित नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। आखिरकार मानव हृदय अप्रत्याशित था। इसके अलावा बाई जेमिन को यह नहीं पता था कि क्या शांगगुआन बिन जू और चेन हे को गहनों के अस्तित्व के बारे में पता था और उन्हें उनके रंगों के अनुसार कैसे वितरित किया गया था। तो क्या इसका यथासंभव लाभ उठाना अच्छा नहीं होगा? हालांकि ये केवल एक क्षणभंगुर विचार था, क्योंकि बाई जेमिन को पता था कि उसके सामने 2 लोगों को धोखा देना आसान नहीं था। चेन हे और शांगगुआन बिन जू 2 बेहद चतुर लोग थे, विशेषकर वह जो न केवल चतुर थी बल्कि लोमड़ी की तरह चालाक भी थी। दरअसल जब उसने उसकी ओर देखा तो उसने देखा कि वह भी उसे घूर रही थी। मुझे पीला रंग पसंद है, बाई जेमिन ने अचानक कहा। चेन हे और शांगगुआन बिन जू ने एक दूसरे को अजीब तरह से देखा, इससे पहले कि वह उसकी ओर देखती, और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी पीला रंग पसंद है। बाई जेमिन पहले से ही उसकी चालाक छोटी लोमड़ी की मुस्कान से प्रतिरक्षित थी। इसके बजाय उसने उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी और जारी रखा, ठीक है, बहुत बुरा। यह मानते हुए कि मेरा योगदान सर्वोच्च है, मुझे लगता है कि मैं बेशर्म हो जाऊंगा और येलो ऑर्ब ले लूंगा। क्या तुम मेरे साथ चालाकी का खेल खेलना चाहते हो? तुम अभी भी बहुत अपरिपक्व हो। बाई जेमिन ने चुपके से उपहास किया।
दरअसल शांगुआन बिंग जू की मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई और उसने उसे हमेशा की तरह उसी उदासीन नजर से देखा, जबकि वह चुपचाप अपनी जीभ चटका रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी जिसे शायद केवल वह ही समझ सकती थी। कहने के लिए और कुछ न होने पर बाई जेमिन आगे बढ़ी और खुशी के साथ पीला गोला उठा लिया। यह उसका दूसरा पीला गोला था और इस प्रकार उसका दूसरा जादुई ग्रेट खजाना था। वह गुप्त रूप से उत्साहित कैसे नहीं हो सकता था। गोला उठाने के बाद बाई जेमिन ने शांगुआन बिंग जू और चेन ही की ओर देखा और धीरे से समझाया, लाल गोला में एक सामान्य श्रेणी का खजाना होता है और ऑरेंज गोला में एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना होता है। हालांकि मुझे लगता है कि यह काफी स्पष्ट है, लेकिन सामान्य खजाना उससे कमतर है दुर्लभ खजाना। फिर भी दोनों अच्छी चीजें हैं, आप दोनों तय करें कि किसे क्या मिलेगा। बाई जेमिन का स्पष्टीकरण सुनकर और एक पल के लिए चुप रहने के बाद चेन हे ने शांगुआन बिंग जू की ओर देखा और अपने हाथ लहराते हुए कहा, बिंग जू, आप दुर्लभ खजाना ले लें। मैं लड़ाई के दौरान शूटिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सका। आपने मेरे योगदान से जो बर्फ का टुकड़ा बनाया है वह लियांग पेंग से भी कमतर है। कम से कम वह उस प्राणी के एक ब्लेड को तोड़ने में कामयाब रहा। शांगुआन बिंग जू समारोह में खड़े नहीं हुए और बिना एक शब्द कहे सिर हिलाया। एक निश्चित बिंदु पर उसका और बाई जेमिन का मुख्य लक्ष्य एक ही था, जीवित रहने के लिए। जीवित रहने और गिरने से बचने और फिर किसी अजीब प्राणी द्वारा निगल लिए जाने के लिए उसे शक्ति की आवश्यकता थी और खजाने निस्संदेह ऐसी शक्ति प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका था। भले ही यह बाहरी ताकत हो, खजाने से उन्हें अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को हराने में मदद मिल सकती है जो उन्हें अधिक मात्रा में शुद्ध आत्मिक शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति देगा। बिना एक शब्द कहे उनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी जीत की लूट बाद में देखने और अध्ययन करने के लिए रख ली। आइए महिला छात्रावास का निरीक्षण शुरू करें। बाई जेमिन ने भौहें चढ़ा ली और कुछ भ्रम के साथ कहा, मुझे लगता है कि वहां कुछ अजीब है। शांगुआन बिंग जू ने उसे अजीब तरह से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और पास की इमारत की ओर चलने से पहले उदासीनता से सिर हिलाया। बचे हुए लोगों को फूजुए फेंक कई जिंगी और झोंग डे के संरक्षण में पास की एक इमारत में छोड़ दिया गया था। हालांकि तीनों में से किसी के पास खजाने के स्तर के हथियार नहीं थे। कोई भी लोहे का पाइप या लकड़ी की छड़ी लाशों से निपटने के लिए पर्याप्त थी, ये देखते हुए कि उन सभी के पास एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम 2 या 3 गुना अधिक कौशल और क्षमता थी। महिला छात्रावास में सावधानीपूर्वक तलाशी ली गई और इसके प्रभारी बाई जेमिन, चेन हे, शांगुआन बिंग जू और लियांग पेंग थे जो पहले ही अपने नकारात्मक विचारों से थोड़ा उबर चुके थे। निचली और दूसरी मंजिलें जीवन के किसी भी लक्षण से रहित थीं। दोनों मंजिलों को अतीत में ज़ोंबी या कियाओलांग द्वारा साफ कर दिया गया था। तीसरी मंजिल पर लगभग 30 छात्राएं मिली जो अभी भी जीवित थीं। हालांकि सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि चौथी मंजिल पर 100 से अधिक छात्राएं जीवित थीं। हालांकि वे सभी कमजोर थे और उनमें से कुछ ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी घटित हो रहा था उससे मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हो गए थे। कम से कम वे अभी भी जीवित थे और उन्हें उन लोगों के विपरीत यथासंभव अच्छा जीवन जीने का मौका मिला था जिन्हें जिंदा खा लिया गया था। चौथी मंजिल पर एक कमरे में बिंग जू, गांव मिन शांगुआन बिंग जू की बाहों में कूद गया और ऐसे रोने लगा जैसे कोई छोटी लड़की किसी बड़े व्यक्ति द्वारा परेशान किए जाने के बाद अपने माता पिता के साथ अपनी सारी शिकायतें जारी करती है। गांव मिन व्यावहारिक रूप से अपने समूह का स्तंभ थी क्योंकि लीना और फैंगवू को मानसिक दबाव और भूख से उबरने के लिए निरंतर मानसिक समर्थन की आवश्यकता थी जो उन्हें पागल करने की धमकी देती थी। आखिरकार रातों रात इतने अचानक बदलाव से गुजरना आसान नहीं था। दूसरी ओर वो यीजुन आमतौर पर शांत और चुप रहती थी, इसलिए ये जानना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी या वह ठीक थी या नहीं। इसलिए गांव मिन केवल स्तंभ की भूमिका ही निभा सकती थी जब तक कि वह अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा। शांगुआन बिंग जू ने धीरे से अपनी बाहों में लड़की की पीठ को सहलाया और एक अश्रव्य आह भरी। ये सिर्फ गांव मिन नहीं था, शांगुआन बिंग जू पर भी ली ना और फैंग वू ने हमला किया था, इसलिए उसे अपने दोस्तों को शांत करने के लिए कुछ समय लेना पड़ा। हालांकि वे केवल 3 या 4 साल पहले मिले थे, वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और शांगुआन बिंग जू वास्तव में खुश थे कि वे सुरक्षित थे।
ये जुन, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। चेन हे ने खड़ी सुंदरता को देखा और आह भरी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बाद में तुम्हारे पिता और दादा पागल हो जाएंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद जो समय पर पहुंचे। वू यीजुन थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। हालांकि लगभग एक सप्ताह तक ठीक से खाना न खा पाने के कारण वह अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं थी, फिर भी उसके कपड़े साफ थे और शयनगृह में शौवा के कारण उसके शरीर की खुशबू गुलाब की तरह मीठी थी। हर दिन जोबी को आकर्षित करने से बचने के लिए लड़कियां जब भी हॉट टब में उतरती थीं तो बहुत सावधानी से और बहुत अधिक शोर किए बिना स्नान करती थीं। तो कम से कम उस अर्थ में वे सहज थे। पहले तो वे डर के मारे अनिच्छुक थे, लेकिन भूख, कारावास और गर्म स्नान न कर पाने की असुविधा उनके लिए सब कुछ और अधिक कठिन बना रही थी। इसलिए मुक्ति के 2 या 3 दिनों के बाद चारों ने फैसला किया कि अगर उन्हें मरना है तो कम से कम वे अपने दुखों में से एक को तो दूर कर ही सकते हैं। अध्याय 58 उत्परिवर्ती पौधा भाग 2। चेन हे, शांगगुआन बिंगजू और वू यीजुन 3 दोस्त थे जो अपने पारिवारिक संबंधों के कारण एक दूसरे को बचपन से जानते थे। तीनों लगभग एक ही उम्र के थे। वू यीजुन समूह में 1 वर्ष का सबसे छोटा था। चेन हे ने पहले कहा था कि अगर वू यीजुन को कुछ हुआ तो उसके पिता और दादा को पता चलने पर वे पागल हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव में उसकी स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, यहाँ तक कि चेन हे के सैन्य परिवार की स्थिति से भी अधिक थी। अंतर, वह वास्तव में चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री वू जियानहोन की पोती थीं, जिन्हें पूरे देश के 8 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है। उनके पिता वू केकियान बीजिंग शहर के चांगपिंग जिले के वर्तमान मेयर थे, जिसमें कुल 10 इलाके शामिल थे। वू यीजुन का वू परिवार न केवल पूरे चीन में सबसे भयानक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली परिवारों में से एक था, बल्कि हाल के वर्षों में उसने सैन्य क्षेत्र में भी विस्तार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वू यीजुन के चाचाओं में से एक तेजी से सेना में शामिल हो गए थे। मूल रूप से वू यीजुन की स्थिति अतीत में एक छोटी राजकुमारी की थी और यह उसके शक्तिशाली समर्थन के कारण ही था कि किसी ने भी उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि अनगिनत उत्कृष्ट युवा लोग उससे प्रेमालाप करने के लिए लार टपका रहे थे और वे सभी जिन्होंने कोशिश करने की हिम्मत की तो वह बिना किसी को सचेत किए गायब हो गया। यदि वह पूरे चीन के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की सबसे प्रिय पोती को किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, अगर सेना इस संकट से उबरने में कामयाब रही और केंद्र सरकार खड़ी रही, तो शायद पूरा देश वू परिवार के क्रोध से हिल जाएगा। यहां तक कि लाशों पर परमाणु हथियार लॉन्च करना भी असंभव नहीं था। बाई जेमिन कई मिनट तक कमरे के बाहर खड़ी होकर एक कोने से समूह के मैत्रीपूर्ण पुनर्मिलन को देखती रही थी। दर्द और राहत के आंसू और साथ ही शांगगुआन बिंगजू के आसपास की 3 लड़कियों की दबी दबी सिसकियां। उसने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ यह सब देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया और चुपचाप जाने के लिए घूम गया। जैसे ही वह चुपचाप गलियारे से नीचे चला गया, एक ऐसा सन्नाटा जहां उसके कदमों की आवाज भी नहीं सुनी जा सकती थी। उसके बगल में चल रही खूबसूरत महिला ने अपना सिर झुकाया और उत्सुकता से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ईर्ष्या हो रही हो? हाँ। बाई जेमिन ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और बदले में पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो, सुंदर रानी? शर्मो मत, बस इसे स्वीकार करो टिल्डा, लिलिथ ने अचानक उस पर कूदने से पहले चंचल आवाज में कहा। उसने खुशी से कहा, ये खूबसूरत बड़ी बहन तुम्हें बहुत बिगाड़ देगी, यहाँ आओ टिल्डा। मुझे जाने दो तुम विकृत मूर्ख। यदि तुम मेरी जीवन ऊर्जा चाहते हो तो तुम्हें इससे कहीं अधिक कठिन संघर्ष करना होगा। वह छूटने की कोशिश में धक्का देने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा नहीं है। सौभाग्य से कोई भी मौजूद नहीं था, अन्यथा वे एक युवा व्यक्ति के मनोरंजक दृश्य को देख सकते थे जो शून्यता के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, जैसे कि वह पूरी तरह से पागल हो गया हो। गांव में तिकड़ी को शांत करने और उन्हें अपना पेट खोलने के लिए कुछ हल्का खाने की अनुमति देने के बाद शांगगुआन बिंगजू ने वू यीजुन से संपर्क किया, जो ब्रेड बन के साथ डिब्बाबंद दूध पी रहा था, और उसे एक दुर्लभ वास्तविक मुस्कान दी। मुझे खुशी है कि तुम, यीजुन, आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं। वू यीजुन ने वास्तविक मुस्कान का जवाब दिया और उसे राहत भरी लेकिन कुछ हद तक जटिल नजर से देखा और कहा, हालांकि मुझे पता था कि तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे क्योंकि यह तुम हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत बन जाओगे।
इससे पहले कमरे में प्रवेश को थोड़ा सुनिश्चित करने के बाद वू येजुन खिड़की के पास जाने से खुद को नहीं रोक सकी, इसलिए उसने अजीब नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी के खिलाफ 4 लोगों के समूह की छोटी लेकिन खतरनाक लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था। उसने देखा था कि कैसे शांगुआन बिंग जू ने बर्फ बनाए और उसे नियंत्रित किया जैसे कि वह एक देवी थी, इसलिए वह उसके प्रति ईर्ष्या का स्पर्श महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। आखिरकार जबकि शांगुआन बिंग जू ने खुद की रक्षा करने की क्षमता और शक्ति प्राप्त कर ली थी, वू येजुन खुद जीवित रहने के लिए केवल इस छोटे से कमरे में छिप सकती थी। शांगुआन बिंग जू को पता चल गया था कि उसके अच्छे दोस्त के विचार क्या थे, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और हल्के से आह भरते हुए कुछ उदास आवाज में समझाया, जो उसके आमतौर पर ठंडे और अचल स्वर के बिल्कुल विपरीत था। नहीं, वास्तव में मैं सिर्फ भाग्यशाली थी। उस समय जियो बाय एक में बदल गई अजीब प्राणी है, लेकिन हिलने से पहले ही वह जम गया हुआ लग रहा था। मैंने मौका पाकर उस पर चाकू से वार कर दिया। जियो बाई वास्तव में वह छोटा सफेद खरगोश था जो शांगुआन बिंग जू की मां ने उसे दिया था और वह वास्तव में उससे बहुत प्यार करती थी। जियो बाई एक बूढ़ी खरगोश थी जो 5 साल से अधिक समय से उसके साथ थी, लेकिन मैना ने उस पर प्रभाव डाला था क्योंकि उसका शरीर बदल गया था और जैसे ही उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है, उसने उसे मार डाला। इस प्रकार उसे बर्फ बनाने का कौशल प्राप्त हुआ। मैं समझ गया, इसके लिए क्षमा करें। वू येजुन अंततः समझ गया और सहानुभूति की दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त और बचपन की परिचित होने के नाते वू येजुन जानती थी कि जियो बाई उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और उसके दिल में उस खरगोश का क्या महत्व था। तथ्य यह है कि शांगुआन बिंग जू के पास बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जीवन समाप्त करने का साहस और संकल्प था, जो बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे। वैसे शांगुआन बिंग जू के कुछ दबे हुए मूड को बदलने की कोशिश करते हुए और पिछले कुछ समय से यह पूछना चाह रहे थे, वू येजुन ने आसपास की ओर देखा और असमंजस में पूछा, पहले से ही तलवार और काले कोट वाला लड़का क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? वह दाढ़ी वाले आदमी और उस बड़े हथौड़े के साथ चला गया। उसका प्रश्न सुनकर गांव में ली ना और फैन वू ने शांगुआन बिंग जू और चेन हे की ओर देखा और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की। क्योंकि बाई जेमिन कमरे के बाहर एक कोने में रुकी थी, चारों लड़कियों ने उसे नहीं देखा था, इसलिए उन्हें लगा कि वह कोई दूसरा काम कर रहा है। हालांकि यह सच था कि वे अपने दोस्तों को देखकर खुश थे, खासकर वू येजुन क्योंकि वे बचपन से दोस्त थे, और जबकि यह सच था कि वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि चेन हे और शांगुआन बिंग जू अधिक शक्तिशाली लोग बन गए थे। वो व्यक्ति जिसने 4 लड़कियों के मन पर सबसे बड़ी छाप छोड़ी थी, वह वही था जो शयनगृह में घुस गया था और यहां अपना रास्ता बना लिया था। ये वू येजुन के लिए विशेष रूप से सच था। उसने देखा था कि कैसे बाई जेमिन ही एकमात्र व्यक्ति थी जो उस नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी के खिलाफ लड़ने में सक्षम थी, इसलिए उसके बारे में उसकी धारणा सबसे बड़ी थी। अतः उसे यहां न देखकर वह आश्चर्य किए बिना न रह सकी। उनकी ताकत को देखते हुए उन्हें निश्चित रूप से नेताओं में से एक बनना था। लेकिन तब वह कहाँ था? ओह, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है। चेन हे ने पलकें झपकाईं और स्तब्ध होकर आसपास की ओर देखा। क्या वह कुछ मिनट पहले ही हमारे पीछे नहीं था? वह अचानक कैसे गायब हो गया? शांगुआन बिंग जू भी अवाक थी। आसपास देखने के बाद भी जब वह उसे कहीं नहीं मिला तो वह अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने धीमी आवाज में शिकायत की, ये व्यक्ति, वह वास्तव में एक बेकाबू घोड़े की तरह है। क्या हम सभी वहां से हटने के लिए सहमत नहीं थे पहले एक साथ? अध्याय 59 उत्परिवर्ती पौधा भाग 3 अंतिम। ओह, वो येजुन कुछ आश्चर्यचकित दिखे और उत्सुकता से पूछा, ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत करीबी समूह नहीं हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हमारी आपस में अच्छी पटती नहीं है। चेन हे ने मजबूर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बात सिर्फ इतनी है कि वह थोड़ा खास है। वह आमतौर पर एक कोने में अकेला रहता है और किसी से बात करने के लिए विशेष रूप से इच्छुक नहीं दिखता है, इसलिए उसके करीब जाना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि हमारी राजकुमारी बिंग जू के साथ भी वह लड़का दूर रह सकता है। वू येजुन ने शांगुआन बिंग जू को देखते हुए मजाक किया। वे दोनों अपने आप में खूबसूरत महिलाएं थीं। बात बस इतनी सी थी कि दोनों की खूबसूरती अलग अलग थी।
यदि शांगुआन बिंगजू एक सुंदर बर्फ देवी थी जो शुद्ध और दूरस्थ लगती थी, तो वू यीजुन अधिक चंचल और सौम्य रवैये वाली एक सुंदर उत्साही देवी थी। शांगुआन बिंगजू को पूरे विश्वविद्यालय में नंबर 1 सुंदरी का दर्जा दिया गया था, जबकि वू यीजुन को दूसरा स्थान दिया गया था। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि शांगुआन बिंगजू के अधिक चाहने वाले और प्रशंसक थे, लेकिन वू यीजुन को भी अनगिनत पुरुषों ने आकर्षित किया था जो सोचते थे कि वह अधिक सुंदर थी। यह चेन हे ने झिझकते हुए जवाब देने से पहले एक पल के लिए शांगुआन बिंगजू की ओर देखा। वास्तव में वह बिंगजू को किसी विशेष तरीके से नहीं देखता है। शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, या शायद वह सिर्फ है उसके प्रति आकर्षित नहीं थे। आखिरकार पूरी दुनिया बदलने से पहले वह हमारे लिए एक अज्ञात व्यक्ति था, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। कौन जानता है? वू यीजुन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और मामले को आगे नहीं बढ़ाया। बेहतर होगा कि हम उस आदमी को खोजें। शांगुआन बिंगजू ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना घूमने और बाहर निकलने की ओर चलने से पहले थक कर आह भरी। उसे अब भी याद है कि बाई जेमिन ने कहा था कि उसे संदेह है कि इस इमारत में कुछ अजीब हो सकता है। यही कारण था कि उसके अचानक गायब होने से पहले वे सभी एक साथ चलने पर सहमत हुए थे। चेन हे और 4 दोस्तों का समूह तेजी से उसके पीछे चला गया और इस तरह 6 लोगों का समूह चौथी मंजिल पर कमरे दर कमरे निरीक्षण करने लगा। दूसरी ओर चौथी मंजिल के एक कमरे में शांगुआन बिंगजू का समूह जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा था, वह इस समय सामने के दृश्य को उत्सुक दृष्टि से देख रहा था। इससे पहले बाई जेमिन को संदेह था कि नीली चमड़ी वाले विकसित ज़ोंबी के व्यवहार में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि प्राणी का व्यवहार उन बाकी लाशों से बहुत अलग था जिनका उसने अब तक सामना किया था। सामान्य ज़ोंबीज के पास कोई दृष्टि नहीं होती, केवल वृत्ति, ध्वनि और गंध होती है जिससे वे शिकार को खा सकें। जब भी कोई जीवित प्राणी उनकी पहचान सीमा के भीतर दिखाई देता है, तो ज़ोंबी निश्चित रूप से उस स्थान की ओर आगे बढ़ जाते हैं, चाहे दूसरा पक्ष मजबूत हो या कमजोर, और केवल उनका मांस खाने और उनका खून पीने के विचार के साथ। हालांकि नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी ने इन सब का लगभग पूरी तरह से खंडन किया था। योजना का पहला चरण न केवल आसपास के क्षेत्र से सामान्य ज़ोंबी और अन्य प्राणियों को आकर्षित करने के लिए शोर मचाना था, बल्कि विकसित ज़ोंबी को इमारत से बाहर निकालना और उस पर एक साथ हमला करना भी था। हालांकि विकसित ज़ोंबी बाहर नहीं आया, चाहे उन्होंने कितनी भी कांच की खिड़कियां तोड़ दी हों। दरअसल जब बाई जेमिन सामने के दरवाजे को जोर से लात मारने के बाद महिला छात्रावास में दाखिल हुई, तब भी नीली चमड़ी वाला प्राणी उस जगह से नहीं हटा था जहां वह था, और जब बाई जेमिन चौथी मंजिल पर पहुंची तभी वह वहां से हटा। विकसित ज़ोंबी की गति को ध्यान में रखते हुए, यदि कियाओ लॉन्ग भागना चाहता तो उसके द्वारा उसका पीछा करना मुश्किल होता। हालांकि विकसित ज़ोंबी ने उसे बाहर निकालने के बाद उसका शिकार नहीं किया था और बस इमारत के अंदर ही रहा था। इसके अलावा ज़ोंबी भी भागने से पहले इमारत में लौटना चाहता था जब उसे शांगुआन बिंगजू द्वारा बनाई गई बर्फ की हिस्सेदारी से जबरन खींचे जाने के बाद बाई जेमिन और बाकी लोगों के हमले का सामना करना पड़ा। लेकिन बाई जेमिन को ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। यह क्या होना चाहिए? उसने असमंजस में डूबते हुए पूछा और अपनी आंखों के सामने पौधे को विस्तार से देखा। यह एक छोटा सा पौधा था, इतना छोटा कि वह अपनी पैंट की जेब में रख सकता था, क्योंकि इसकी ऊंचाई मुश्किल से एक हथेली जितनी थी। इसकी पत्तियां प्राकृतिक रूप से हरे रंग की थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के हरे और लाल रंग के गोले लटक रहे थे। हरे गोले छोटे थे, अधिकतम आधे नाखून के आकार के थे और उनमें से मुश्किल से 5 थे। दूसरी ओर लाल गोले थोड़े बड़े थे, पूरे नाखून के आकार के बारे में, और वे दुर्लभ भी थे क्योंकि उनमें से केवल 2 थे। वह एक उत्परिवर्ती पौधा है। लिलिथ उसके पास आई और अपनी उंगली की नोक से पौधे को छुआ और धैर्यपूर्वक समझाया। विभिन्न दुनियाओं पर आत्मा रिकॉर्ड के आगमन के बाद और मन आंदोलन या उक्त शक्ति स्रोत की उपस्थिति के साथ विभिन्न जीवों को विकास में धकेल दिया जाएगा। ये कुछ ऐसा है जिसे आप पहले से ही जानते हैं, है ना? आपने मुझे ये पहले ही समझाया था। हाँ। बाई जेमिन ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में देखा, वह माणिक की तरह चमकती रेड वाइन में खोई हुई लग रही थी। लिलिथ ने आगे कहा, अच्छा। हालांकि विकास के विभिन्न रूप हैं और सभी जीव अपने शरीर में प्रवेश करने वाले मन के दबाव को झेलने में सक्षम नहीं हैं। मैं इसे इस तरह समझाता हूं।
सड़कों पर जो ज़ोंबी फैले हुए हैं वे ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर में प्रवेश करने वाले मन और विभिन्न विषाणुओं के मिलन को अनुकूलित करने और उस पर काबू पाने का प्रबंधन नहीं कर पाए। ये विषाणु मन द्वारा न मारे जाने के लिए एक नया रूप बनाने के लिए एकजुट हो गए संक्रामक वायरस। जहां तक ये बात है कि ऐसा कुछ कैसे हुआ, मैं नहीं जानता, क्योंकि प्रत्येक दुनिया निश्चित रूप से संभावनाओं की एक अलग दुनिया है और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, ये ठीक से ज्ञात नहीं है कि सोल रिकॉर्ड नामक इस अस्तित्व की कार्यप्रणाली या कारण क्या है। वास्तव में ये ज्ञात नहीं है कि शुरुआत करने का कोई उद्देश्य है या नहीं। बाई जेमिन ने चिंतन में अपना सिर नीचे कर लिया और नई जानकारी को पचाने और समझने के लिए कुछ मिनटों के लिए चुपचाप खड़ी रही और फिर अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसे सिर हिलाते हुए देखकर लिलिथ आखिरकार उस बिंदु पर पहुंच गया जिसके लिए यह बातचीत शुरू हुई थी। पौधों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ पौधे मैना के अनुकूल होने का प्रबंधन करते हैं और भयानक राक्षस बन सकते हैं, और अन्य पौधे जैसे कि यह छोटा सा पौधा बस उत्परिवर्तित हो जाते हैं अलग तरह से, बिल्कुल वहां मौजूद लाशों की तरह। इनमें से कुछ पौधे ऐसे फल दे सकते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, और अन्य ऐसे फल दे सकते हैं जिन्हें खाने के बाद किसी जीवित प्राणी के शरीर के हजारों टुकड़े हो सकते हैं। अच्छा ऐसा है। बाई जेमिन अंततः समझ गई और उसकी नजर गहरे सोच में डूबे एक छोटे से पौधे पर पड़ी। वर्तमान में उन्हें 80% यकीन था कि यह छोटा विदेशी दिखने वाला उत्परिवर्ती पौधा एक अच्छा खजाना था। इस विचार का कारण इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि विकसित ज़ोंबी निश्चित रूप से इस पौधे के अस्तित्व के कारण इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, और चूंकि लाश ने अभी तक पर्याप्त बुद्धि हासिल नहीं की थी, इसलिए प्राणी ने पौधे को उखाड़ने और इसे स्थानांतरित करने के बारे में कभी नहीं सोचा था दूसरी जगह पर। अध्याय 60 विश्वविद्यालय से बाहर जाने की योजना। हालांकि यह सच था कि नीली चमड़ी वाले विकसित ज़ोंबी ने यह महसूस करने के बाद भागने की कोशिश की थी कि अगर उसने बाई जेमिन की पूरी पार्टी का सामना किया तो वह मर जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक बुद्धिमान प्राणी था। यह शायद सिर्फ एक युद्ध वृत्ति थी जिसमें विकसित ज़ोंबी समझ सकता था कि वह कौन से युद्ध जीत सकता है और कौन से युद्ध में उसे जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। चूंकि दुनिया एक प्रकार के जंगली जंगल में बदल गई थी, इसलिए यह मान लेना आसान था कि विकसित ज़ोंबी एक आधिकारिक रूप से विकसित प्राणी के रूप में कुछ हद तक लाशों को कमांड करने में सक्षम था, लेकिन केवल अपेक्षाकृत कम संख्या में। यह स्वाभाविक था, जैसे वयस्क शेर झुंड के नेता होते थे और छोटे या कमजोर शेरों का नेतृत्व करते थे। संभवतः विकसित ज़ोंबी नहीं चाहता था कि अन्य ज़ोंबी इस उत्परिवर्तित पौधे के अस्तित्व के कारण चौथी मंजिल पर हो, क्योंकि यह उसके लिए एक खजाना था और शायद उसे चिंता थी कि पौधा उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन इस छोटे से पौधे के साथ एक समस्या थी, और वह ये थी कि जहां बाई जेमिन को लगभग 80% यकीन था कि यह शरीर के लिए एक अच्छा खजाना है, वहीं अन्य 20% वह चीज थी जो उसे इसके फलों में से एक को खाने से रोक रही थी। 80% बनाम 20% काफी अधिक राशि थी, हालांकि वह 20% 0% नहीं था, और यदि बाई जेमिन का अनुमान गलत था, जैसा कि लिलिथ ने कहा था, ये संभावना थी कि उसका शरीर अंततः खून की धुंध में बदल जाएगा, और यह एक ऐसा विचार था जिसकी कल्पना करके वह बहुत प्रसन्न नहीं था। क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा कि लड़कर मरने के बजाय कुछ ऐसी चीज खाकर मर जाए जिसे वह नहीं जानता था कि यह क्या है? बेशक ऐसा नहीं था कि उसकी मरने की कोई योजना थी, लेकिन अगर उसे सचमुच मरना ही था तो वह ऐसी दयनीय मौत नहीं चाहता था। लिलिथ, क्या तुम्हारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि यह परिवर्तित पौधा अच्छा है या नहीं? बाई जेमिन ने उसकी ओर देखा और न जाने क्या करे अपना सिर खुजलाया। लिलिथ ने अपने कंधे उचकाए और असहाय स्वर में कहा, मैं एक सर्वज्ञ अस्तित्व नहीं हूं। बाई जेमिन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रत्येक दुनिया का मतलब संभावनाओं की एक अलग दुनिया है, और मैं केवल अन्य दुनिया से साझा किए गए ज्ञान के साथ आपकी मदद कर सकता हूं। जहां तक इस दुनिया की विशिष्ट और मूल चीजों की बात है, तो यह ऐसी चीज है जिसे आपको स्वयं ही खोजना होगा। बाई जेमिन एक क्षण के लिए अवाक रह गई और फिर मुस्कुराने लगी और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा। बाई जेमिन ने सोचते हुए एक खाली बोतल निकाली और कमरे में अन्य पौधों की मिट्टी उसमें डाल दी।
फिर उसने सावधानीपूर्वक छोटे रूपांतरित पौधे की जड़ों को हटा दिया और उसे अपने नए घर में ले गया। बाई जेमिन ने अपने बाएं हाथ के खजाने वाले दस्ताने की नुकीली नोक का उपयोग करके प्लास्टिक की बोतल में कई छेद किए और फिर बोतल को पौधे के साथ अपने बैकपैक की एक अलग छोटी जेब में रख दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि एक छोटा सा हिस्सा खुला रहे। हवा और सूरज की रोशनी की किरणें प्रवेश करती हैं। जब तक वह किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाता, वह अस्थायी तौर पर बस यही कर सकता था। बाय जमीन, क्या हमने नहीं कहा था कि हम सब एक साथ चलेंगे? जैसे ही बाय जेमिन ने छोटे रूपांतरित पौधे को हटा दिया था, कमरे के प्रवेश द्वार से एक ठंडी और उदासीन आवाज सुनाई दी, जिसमें तिरस्कार का संकेत था। यहां तक कि बिना पीछे मुड़े भी बाय जेमिन को पहले से ही पता था कि वह ठंडी लेकिन साथ ही शांत करने वाली आवाज किसकी थी। वह धीरे से खड़ा हुआ और अपना बैग अपने कंधे पर लटका लिया और फिर मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैंने देखा कि आप सभी एक दूसरे को जानते थे और मैं आपकी दिल छू लेने वाली मुलाकात में बाधा नहीं डालना चाहता था। आप शांगुआन बिन जू कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वास्तव में वे ही थे जो बहुत देर तक भटकते रहे थे। उसे चुपचाप हार स्वीकार करते देख बाय जेमिन खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करने से नहीं रोक सकी और बिना कुछ कहे बाहर की ओर चल दी। कृपया एक क्षण रुकें। वह जाना चाहता था क्योंकि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना था, लेकिन जाहिर तौर पर अधिक लोग उसे रोकना चाहते थे। बाय जेमिन ने भौहें सिकोड़कर पीछे मुड़कर एक लड़की की ओर देखा, जिसे वह नहीं जानता था, जो कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर देख रही थी। क्या मैं आपको जानता हूं? नहीं। ठीक है, आपने मुझे पहले ही बचा लिया था। लीना आगे बढ़ी और बहुत झुककर आंसुओं के साथ उसे धन्यवाद देते हुए बोली, आज के पहले दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने उन सभी भयानक लाशों को नहीं मारा होता और उस नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी को इमारत से बाहर नहीं निकाला होता, मुझे डर है कि मैं उस कमरे में बंद होकर भूख से मर सकता हूं। बाय जेमिन ने देखा कि यह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, 3 और लड़कियां थीं जो सिर हिला रही थीं और कृतज्ञता भरी आंखों से उसकी ओर देख रही थीं। कुछ सेकंड के बाद अंततः उसे याद आया कि ये लड़कियां उस कमरे में थीं, जिसका दरवाजा उसने तब तोड़ दिया था जब उसने विकसित ज़ोंबी को लात मारकर उड़ा दिया था। ये कुछ भी नहीं है। बाय जेमिन थोड़ा मुस्कुराए और शांगुआन बिन जू की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, यदि आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष को धन्यवाद दें। मैंने अतीत में उस पर एक एहसान किया था और उसने उस एहसान का इस्तेमाल मेरी मदद के लिए अनुरोध करने के लिए किया था, या अन्यथा इसकी संभावना नहीं है कि मैं उस विकसित ज़ोंबी से लड़ने का जोखिम उठाता। बाय जेमिन ने श्रेय नहीं लिया, उसे अयोग्य समझा और सीधे यहां असली नायक की ओर इशारा किया। हालांकि चारों दोस्तों की नजर उसकी ओर नहीं बदली। हालांकि बाय जेमिन को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव बना रहेगा जब उन्हें पता चला कि उसने कुछ घंटे पहले एक व्यक्ति को खाने के लिए जिंदा लाश में फेंक दिया था। वैसे भी यह उनका कोई काम नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि इससे उन्हें कोई ठेस पहुंची हो। इस नई दुनिया में हर कोई अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र था और इससे भी अधिक। वैसे शांगुआन बिन जू, इससे पहले कि बाय जेमिन को कुछ याद आता, वह जाने के लिए मुड़ा और एक पल के लिए रुककर उसने कहा, कल मैं विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए दक्षिण दिशा में रास्ता साफ करना शुरू करूंगा। शांगुआन बिन जू को उसके कुछ और कहे बिना भी पता था कि उसका क्या मतलब है। वह काफी देर तक चुप रही, जाहिरा तौर पर कुछ बातों पर विचार करते हुए फिर से उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और धीरे से कहा, आप 1 या 2 दिन और इंतजार क्यों नहीं करते? ओह, और क्यों? बाय जेमिन ने थोड़ी उलझन में भौहें उठाई, लेकिन क्रोधित नहीं थी क्योंकि अब तक उन्होंने उनके बारे में जो देखा था, शांगुआन बिन जू एक ऐसी महिला थी जो 90% समय तर्कसंगत और स्पष्ट सोच वाली थी। इसलिए वह उसकी राय और विचार सुनने को तैयार था। विशाल भरिंग याद है। हमें अभी भी उसका ध्यान रखना होगा और बाहर निकलने का रास्ता साफ करने में कुछ समय लगेगा। कम से कम हमें 1 या 2 दिन का समय चाहिए होगा ताकि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पहले मांस का स्वाद चख सके। शांगुआन बिन जू ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकते हुए कहा, इसके अलावा जहां कियाओ लोंग रह रहा था, वहां स्कूल बसों की चाबियां थीं, ताकि जब तक हम पार्किंग स्थल तक अपना रास्ता बनाते हैं, तब तक हम उन्हें छोड़ने के लिए उपयोग कर सकें।
लेकिन फिर भी हमें इसकी आवश्यकता है। विंडोज में कुछ समायोजन करें। शांगगुआन बिन जू का कारण सुनकर बाई जैमिन की आंखें थोड़ी चमक उठी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा सुना था जो इस समय उसके लिए बीटल के मांस से अधिक मायने रखता था।